बेटा लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? अभी तक ऑनलाइन हमारी कोई क्लास हुई है? आप लोगों को आवाज नहीं आ रही मेरी? नहीं सर, ये पहली क्लास है हमारी। ओके, चलें फिर आज इंशाल्लाह हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 3 तक हमने पढ़ लिया हुआ था। आप लोगों के पास बुक मौजूद है? बेटा आप लोगों के पास बुक मौजूद है? नो सर, फिलहाल अवेलेबल नहीं है। नो सर, वो नोट्स हैं जो आपने दिए थे। वही जो मैंने पीडीएफ फॉर्म भेजी थी बुक आपको, वो बुक है ना बेसिकली? सर है वो। पीडीएफ में मैंने आपको भेजी थी ना बुक। जी सर है। चलें आप उसको ओपन करेंगे साथ, और मैं यहाँ से भी ओपन करके आपके साथ शेयर करूँगा स्लाइड्स। तो जैसे ये स्टूडेंट ज़रा थोड़े से पूरे हो जाते हैं फिर हम इंशाल्लाह क्लास स्टार्ट करें। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो मैं अभी आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि हमने क्या पढ़ना है। ऑर्गेनाइजिंग एंड जी, ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनिपुलेटिंग द डाटा इन डेटाबेस। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। जी, आप लोगों को नजर आना शुरू हुआ है? नो सर। अच्छा, चलें अब नजर आना शुरू हुआ है। जी सर। चलें, दिस इज द चैप्टर 4 जो हम स्टडी करने लगे हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे द ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनिपुलेशन ऑफ डाटा इन द डेटाबेस। डेटाबेस क्या होती है, डेटाबेस क्यों होती है, डेटाबेस बनाते क्यों हैं, ये सब कुछ हमने पढ़ लिया हुआ है जब हमारे ऑनलाइन लेक्चर्स नहीं हो रहे थे तब भी। तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनिपुलेशन ऑफ डेटाबेस पढ़ेंगे। उसके अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है हमारा डीबीएमएस सॉफ्टवेयर, कि हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करने जा रहे हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। तो वो आपकी किताब में और आपके कोर्स में शामिल है। बेटा ये आप लोग अपने माइक जो उनसे वो बंद रखेंगे। अच्छा, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो बेसिकली हम पढ़ने जा रहे हैं हाउ टू क्रिएट अ डेटाबेस टेबल in Microsoft Access, because we are using Microsoft Access as the tool for DBMS, Database Management System सॉफ्टवेयर के तौर पे हम यूज करने जा रहे हैं इस वक्त Microsoft Access को। तो आप लोगों के पास Microsoft Office हर एक के पास इंस्टॉल होगा, उसके अंदर ही Access का पोर्शन है। Microsoft Access भी साथ ही इंस्टॉल हो जाता है आप लोगों के सिस्टम्स पे, तो इसलिए ये सॉफ्टवेयर अच्छा है कि ये इजीली अवेलेबल है, इजीली अंडरस्टैंडेबल है, इजी फॉर प्रैक्टिसिंग है। तो हम इस सॉफ्टवेयर को पढ़ेंगे कि हम कैसे डेटाबेस को बना सकते हैं, डेटाबेस को कैसे मैनेज किया जा सकता है।
अच्छा, मीनवाइल इससे पहले मुझे ये बताइएगा कि आप लोगों में से कितने लोगों ने असाइनमेंट नंबर 2 कर ली है? आप लोगों की आवाज नहीं आ रही मुझे किसी की भी। अपने आप को अनम्यूट करें और उसके बाद बात करें ना। हाँ हाँ हाँ, आपसे ज्यादा कंप्लीट कर ली है। आपसे ज्यादा कंप्लीट कर ली। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों ने कर लिया है? जी क्वेश्चन सर। नंबर 1 चैप्टर 4 से। जी सर। नो सर। तो फिर हाफ से ज्यादा क्या कंप्लीट किया उसमें आपने? क्यों भाई? अच्छा चलें, खैर आज हम जो भी पढ़ेंगे ये चैप्टर 4 हम पढ़ेंगे, तो इससे आपको जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे कि आपने कैसे करना है क्वेश्चन नंबर 4 आपके असाइनमेंट नंबर 2 का। तो मैं आपके साथ इसको हम पढ़ना शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 4 को। हम इसमें क्या करने जा रहे हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को हम पढ़ने जा रहे हैं। Then we are going to discuss about the introduction of Microsoft Access. Then we will study how to create a database table, how to create relationship among them. Then we will study how to enter data in the database table, how to create record, how to ensure the validation and accuracy of the data entry. Then there are certain tips available in this book, in this particular chapter for creating the database tables and records. These tips are basically for us not to get into mistakes, not to indulge into mistakes for our database tables and records. And then we are going for the data mining, actually how we are going to extract the data from the saved databases. So this is all about this chapter, and one by one we are going to study it step by step. So I will start from the introduction. Actually, this is how we are going to establish our database table in the Microsoft Access. Microsoft Access, I have already told you, it is a database management system. And what is database management system? It is basically a software that enables users to create database record, delete record, and then the queries are available there, and we are going to alter the database information. We can reorganize the record as needed. If you see, the database is a big project. When we are going to establish a database for a particular organization, it doesn't mean that we can easily do it. We have to analyze all the processes, all the entities in that particular organization. What are the processes involved in their businesses? What are the processes involved in their accounting? So we have to analyze, and we have to do a very thorough investigation before starting our database designing. So if we have designed the database, and now if you want to alter something or some new project is involved in your organization, it doesn't mean that the old database is redundant and now you can throw it away and design a new one. It doesn't mean. So the database management system actually allows you to reorganize the record as needed. Is that clear? सर कहाँ से पढ़ रहे हैं सर आप? बेटा आपको नजर नहीं आ रहा? जी सर नजर आ रहा है। वो कहाँ से सर? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से। बेटा मैं यहीं से पढ़ रहा हूँ, आपके सामने लिखा हुआ है सारा। जो जी कुछ सर चीजें लिखा मैं तो खुद है। बोल रहा हूँ, जी सर। कुछ चीजें तो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। जी जी सर ठीक है। ठीक है ना? यहाँ पे जो मैंने जी पढ़ा सर। था वो सिर्फ ये पढ़ा था, database management system is a software system that enables user to create database record, delete records, query,
select subset of record for viewing or analysis, alter database information and reorganize records as needed. यहाँ तक मैंने पढ़ा था और बाकी आपको एक्सप्लेन किया कि इसका क्या मतलब है, ये जो बातें हमने लिखी हैं इसमें पढ़ी ओके सर। क्या मतलब है, ठीक है जी सर। चलें अच्छा आगे चलते हैं हम इसको देखते हैं. Actually there is an introduction about the Microsoft Access, as we are going to use Microsoft Access as the DBMS for our database. Microsoft Access is a popular database that many businesses and individuals use for small database application. The procedures for creating tables and entering records in several alternative database systems are similar to those used in Access. So it doesn't mean if you are using Access and if you are using some other software for DBMS, it doesn't mean that everything is different in all the other softwares. Microsoft Access and the other database management systems have the similar procedures for creating databases, creating tables, and entering the records. So maybe certain different things are available in other DBMS softwares, but Microsoft Access and other softwares are more or like similar. After launching Access 2010, whatever the version you have available, so you have to launch Microsoft Access first. Then you have to open a blank database, as you already are very familiar with the Microsoft Word software. When you open it first time, you have to uh, enter a blank sheet and then you start writing over there. The same is the case with the Microsoft Access. We are going to launch it, then we are going to select the blank database. I will show you how what I am saying here. Okay, now you can see this is what Microsoft Access. I have just launched it, Microsoft Access, and now I'm going to click here, the blank database. And now you are actually the BS Commerce 4th morning. So I have written the same as the file name, the database name, and now I can save it wherever I would like to save it in my computer. So it is okay. Then I have to create. So when you have created it, automatically creates a table 1 here. Is that clear till yet? Are you with me? Yes, sir. यहाँ तक कोई मसला किसी को ना समझ आया हो? नो सर। एवरीथिंग इज क्लियर. चलें हम sir. इसको दोबारा आगे पढ़ते हैं. जी आगे बढ़ते हैं. कहते after creating the database option, new blank sheet we have selected. A panel will appear on the right side of your screen asking you to name your database, as we have already named it as BS Commerce 4th morning. So the default name is the database 1, and this is the extension ACCDB. This is Access database, actually the ACCDB. So database 1 for the first time, if you are using it, then you should rename your database to something more meaningful. For example, payroll database, like we have named it for BS 4th Commerce morning. Next is the portion. After completing it, your next task is to decide where to store the database. As we have already mentioned in our practice, I have shown you that wherever you want to save it, you can give the path. Now we are going to create the database table. As you already know, database tables store data about specific entities, for example, customer, vendors, or employer.
or implies. So it means कि हम क्या करने वाले हैं, हम टेबल बनाने वाले हैं. टेबल जो उनसे हैं वो डेटाबेस में ज़रूरी होते हैं, और हर टेबल में हमने पहले भी मेंशन किया कि हम किसी एक ख़ास एंटिटी के बारे में डाटा स्टोर करते हैं. हमने एंटिटीज़ का जिक्र किया था जब हम क्लास में पढ़ रहे थे, तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट एंटिटी मीन्स स्टूडेंट. If you want to record or maintain a record for the students, then student is the entity. Different fields are available, different attributes associated with the students that will be the columns of that table. Like if you want to store a record about student, then student name, student registration number, student father name, student phone number, student address, student class, student, each and everything about the student you will be typing it in the record. So every field is going to be a column in your table, right? Yes, sir. Okay. So now we are going to define a record format. The ribbon across the top figure 4-2 shown 7 tabs. Now I'm going to show you the figure 4-2. Can you see this? Yes, sir. Yes, sir. Okay. I'm making it a bigger picture for you. Now you can see there are different tabs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So it may vary according to the version you are using. If you are using the same version in Access 2007, then it is the same. If you are using Access 2010, then it may vary from 1 to, there are certain changes may be available. So don't bother about it, but for the time being, as we are learning it, so we will go with the Access 2007. So there are 7 tabs available: file, home, create, external data, database tool, field, and table. Okay. File, home, create, external database tool, field, and table. The figure also showed 2 important components. First, Access assume that your next job is to create a table of record and accordingly supplies the default name table 1, as you have seen here, the table 1, and I can show you the same in our original Access, right? You can see here. Can you see this? Yes, sir. Yes. Okay. Before you enter the data in your new database, you must first define the record structure for your table. It is much easier to spend time developing this format prior to entering data than to spend hours changing it later. So this is again the first step. You can highlight this portion. This is the first step for your database. It is saying that it is very much easier to spend time before entering the data in developing. इसका मतलब ये है कि हम डाटा को एंटर करने से पहले बेहतर है कि हम एक प्रॉपर फॉर्मेट को डेवलप कर लें, ताकि हम बाद में इस पे घंटों सर्फ ना करें इसको चेंज करने पे. तो पहले हम थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे और अपना फॉर्मेट डिजाइन करेंगे. वो फॉर्मेट कैसा होगा वो मैं भी आपको दिखाऊंगा साथ साथ, तो आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी. Now it is talking about the figure 4-3, display the form for developing the record field and field properties for the table in your database. To get to the screen, right click on the table name, table 1 from figure 4-2 and select design view from to the set of choices. So what it is actually saying, now we are going to select this table 1, right click it, and then we will go to design view. I will do it again. Table 1, right click,
Then we will go to design view. Now it is asking us to change the table name, and we are going to change the table name as whatever you like. Pay. Okay, it is going to be a table, and again, this is going to be a very useful tip that whenever you are going to start a table name, you should write it like TBL in the prefix. Then you will say it is a payroll master file. I'm using it the same as it is mentioned in your book so that you can easily follow the examples. So now this is actually the design view which it is shown here. Are you seeing it? Yes, sir. Okay. Okay, back to the book. So this is what we have done till yet. This is 4-2 table. We have clicked here, right click, and then we go to the design view and we arrive actually here. This is the design view, but he has already put some information here, and same we are going to write in our table. So I'm going to click it here, and I'm going to shorten it. Just a minute. Like this. So you can see both pictures right now. This is the book, and this is the actual access, right? Yes, sir. Okay. Now the same I am going to follow here, which we have done on the book, which is done on this side. Same we will design on this side, right? We are copying the same. So what I'm going to write it here, it is SOC, SEC, and then it is NUM. Actually, what is this? This is Social Security number. This Social Security number, you can see here, there is a key. Can you see this key? Yes, sir. Okay, this key means it is the primary key for this data. And what is the primary key? Can anybody tell me? So nobody can tell me what is the primary key. So you have forgotten all the things which we have learned in the classroom. So primary key is actually a unique identifier for your record. Like if you are a student, your registration number for the particular database which is available with the university, your registration number is your primary key. Nobody other than you may have the same registration number. Am I right to say this? Yes, sir. So this is going to be a primary key for you. But if you are talking about the database of Pakistan overall, then your CNIC is going to be the primary key, because no other person in Pakistan will have the same CNIC, the Computerized National Identity Card number. Clear? Yes, sir. Okay. In foreign countries like Europe, in some Schengen countries, actually the social security number is the thing which is the unique one. They don't have the CNIC, the National Identity Card number. They have the social security number. So, excuse me. So it is going to be the actually the primary key for your database. So this is going to be very crucial, the data type which we are going to give it. So we are going to give it a short text. Then we will see this is the description portion, and we are going to write it here in the description that what it is. Actually here we have used the abbreviations. So we are going to describe it here that what actually it is. So it is going to be
the social security number. So whenever you are going to enter the data, you can easily understand what SOC, SCE and number mean. Then we are going to write it here, the last name. The last name is first here because in European databases, always they write last name first. It is the last name again, and then we are going to write it here, the first name. Actually, this is what we are going to make is the payroll master file in which we are going to store the data for the employees. So it is going to be the first name, and then we are going to write it here, the department, DPT code. This is going to be again a text because, and it is going to be the department code in which the employee is working. I kindly switch off your mics, please. Numan and Hassan लिख देना पे दो बार तो लंबा लिख देगा Okay, then we are having the pay rate. And what is the pay rate? It is going to be the number format. Is going to be the number format because we have to write it here some digits according to which the employee is going to be paid. So it is the pay rate of the employee, and then we are going to write it here, the date of hire, as it is also very important, and date of hire is going to be in the date format. So we are going to select it here from date. I am again selecting it for you. It is date and time. So date and time format will be selected, and now it is going to be the date of hiring. So next is the overtime. Overtime, we are going to have an employee may have overtime, may not have overtime. So it is going to be a yes no format. So we are going to record the data in the yes no format. So it is overtime, yes or no. Then we are going to write it here, remarks for miscellaneous things. So it is again going to be a text, and it is going to be the miscellaneous remarks. So this is what सर we have शॉर्ट टेक्स्ट भी हम कितने वर्ड Sorry? लिख सकते हैं शॉर्ट टेक्स्ट में हम कितने वर्ड लिख सकते हैं आप यहाँ पे देखें, जब हम ये शॉर्ट टेक्स्ट को क्लिक करते हैं तो ये नीचे जो जनरल आपके पास फील्ड साइज आ रहा है, ये जो आपको नीचे वाला पोर्शन नजर आ रहा है, यस सर ठीक है, ये नीचे वाले पोर्शन में ये देखें फील्ड साइज लिखा हुआ है, ठीक है सर ये है 255. ठीक हो गया? ठीक हो गया सर ठीक है, तो इसका मतलब है आप 255 कैरेक्टर्स लिख सकते हैं. ठीक है सर ठीक हो गया? आप इसको रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं. लाइक सोशल सिक्योरिटी नंबर आप समझते हैं कि वो 10 डिजिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 10 डिजिट होते हैं उसके, तो आप यहाँ पे 10 लिख देंगे तो ये 10 डिजिट से ज्यादा नहीं लेगा. ठीक हो गया? ओके सर थैंक यू ओके, तो अब हम इसको ऐसा करते हैं, इसको हम सेव करते हैं. ये हमारा फर्स्ट टेबल हो गया. इसको सेव करने के लिए ये ऊपर आपके पास सेव का बटन, आप इसको सेव करेंगे तो ये आपका टेबल जो सा है सेव हो गया. और यहाँ पे टेबल्स एंड रिलेटेड व्यू में आप देखेंगे तो ये आपके पास ये टेबल यहाँ पे लेफ्ट पैनल पे शो होने लग गया. सो दिस इज द फर्स्ट टेबल व्हिच वी हैव क्रिएटेड. क्लियर? Yes, sir. ओके ओके. यस सर हो गया. Yes, sir. Yes, sir. कोई साथ एक्सेस खोल के बना भी रहा है मेरे साथ साथ? सर अभी आपको देख रहे थे कि आप कैसे बनाते हैं. ओके ओके ओके, दैट्स गुड, दैट्स गुड. ओके, द नेक्स्ट
is what we are going to study is यहाँ तक हमने कर लिया है, ये हमें समझ आ गई कि हमने टेबल कैसे बनाना है. अब थोड़ा सा हम इसको पढ़ते हैं जी. कि ये एक्चुअली है क्या. So what is the field name? Actually the field names are the names you assign to the data fields in your record as illustrated in figure 4-3, and we have also practiced it in Access. You can embed Numan? blanks in field name टेंडर से नहीं ना ये थे. and capitalize selected letters in names as directed. अच्छा बेटा, if you are very much bothered about your attendance, I have to tell you, मैं attendance जोन सी है आपकी, actually हमारी class जोन सी है वो 2 portions में होगी, क्योंकि Zoom allow करता है आपको 40 minutes की class के लिए. तो 40 मिनट की पहली क्लास होगी, 40 मिनट की सेकंड क्लास होगी. तो 40 मिनट की पहली क्लास जोन सी है उसके एंड पे मैं देख लूंगा कितने पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे पास, और 40 मिनट्स की जो सेकंड क्लास होगी उसके अंदर मैं जो आपके क्वेश्चन आंसर सेशन होगा जिसके अंदर वो आपकी वहां पे मैं अटेंडेंस लगाऊंगा इन द एंड, और लाइव लगाऊंगा रिकॉर्डिंग होते हुए कि कौन यस कह रहा है कौन यस नहीं कह रहा, उसके मुताबिक आपकी अटेंडेंस होगी. आपके साथ स्क्रीन शेयर होगी सामने, आपको पता लगेगा मैंने आपकी प्रेजेंट मार्क कर दी है या नहीं. इज दैट क्लियर? यस सर. ओके, बैक टू द Yes, sir. subject. Back to the subject. Sir. Field name. So actually field name we have already studied and we have practiced that field माइक खोलना कितों. बेटा आप लोग माइक जरा काइंडली बंद रखें. चलें ठीक है. आप लोग आपस में क्रॉस टॉक ना किया करें, फिर वो लेक्चर सारा डिस्टर्ब हो जाता है. Okay, for field name, actually the author has given us 2 general rules which we have to follow. The first thing is we have to name it as we can understand it more. So it says use mnemonic names, like हम इसको आसानी से रिमेम्बर कर सकें, आसानी से याद रख सकें कि हमने ये क्या फील्ड नेम दिया था और इसका क्या मतलब है, इसमें हमने किस किस्म का डाटा स्टोर करना है, लाइक जिप कोड, फोन नंबर, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, सोशल सिक्योरिटी नंबर, CNIC, रिकॉर्ड, किस किस्म का रिकॉर्ड हमने इसमें एंटर करना है. तो हमें इस तरह का नाम फील्ड का रखना है जिससे हम इजीली उसमें डाटा एंटर कर सकें. सेकेंडली वो कहता है कि आप बहुत लंबे लंबे नाम यूज नहीं करेंगे, तो आप लोगों को एब्रीविएशन यूज करनी पड़ेगी ताकि हम आगे चल के फील्ड में आसानी से जब हम डेटाबेस को देखेंगे तो आसानी से हम उसे हैंडल कर सकें. ठीक है, ये हैं 2 टिप्स फॉर फील्ड नेम. देन वी विल गो टू डाटा टाइप. 2-3 डाटा टाइप हमने सिलेक्ट भी की थी जब हमने प्रैक्टिस की, जिसमें हमने शॉर्ट टेक्स्ट देखा, लॉन्ग टेक्स्ट देखा, नंबर देखा, यस नो देखा, डेट एंड टाइम देखा. तो इसी तरह से बहुत सारी और डाटा टाइप्स भी होती हैं. तो यहाँ पे वो कहता है फॉर ईच डाटा फील्ड you create in a table, you must also specify a data type. The data type tells Access how to store the data. Actually what we are going to say, what we are going to tell Access is a software, so we have to tell the Access database that what kind of data should be stored in this particular field. Like अगर हमने फोन नंबर दिया है और फोन नंबर मांगा है तो लोग वहां पे टेक्स्ट ना लिखते हैं, तो हम उन्हें रिस्ट्रिक्ट कैसे करेंगे, हम उसको फोन नंबर को एक खास फॉर्मेट देंगे, वो भी हम आगे देखेंगे. इनपुट मास्क वगैरह कैसे लगाया जाता है, जो भी हमारी क्लास ये एंड होने वाली है, तकरीबन 3-4 मिनट है हमारे पास. तो जैसे ही हमारी क्लास एंड होगी तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर इनपुट मास्क कैसे लगाया जाता है, कैसे डाटा फॉर्मेट दिया जाता है, वो हम देखेंगे. ओके सर. ठीक है, तो यहाँ पे several examples we have already studied. So each data field you specify in the table also includes a set of field properties. Those field properties are actually in the lower portion we have seen. These are called field properties. Are you seeing it? Yes, sir. Yes, sir. ओके सर. ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है फील्ड साइज, फॉर्मेट, input mask, caption, default value, validation text, required. It means if it is yes, it means you cannot avoid it, you must have to enter the data. Then allow zero length,
if require them to allow zero length, indexed, Unicode, input mask, each and everything you can give here. Clear? Yes, sir. Okay, Yes, sir. that's fine. Okay, here is some primary key, how you are going to identify the primary key. This is again very important for record, as I have told you that whenever you are going to have a record and you want to search a unique record, you find out the unique record, you have to search it through your primary key. So you have to identify a primary key for the entity which can easily be identified by the record. So it says the recall that a primary key is the data field in which each record that uniquely identify the record. After you have defined the data field in the data set, you should designate a primary key. For our payroll file example, we will use the employee's social security number as we have done earlier as a primary key. One way to designate this field as the primary key is to click on the name of the field and then select as primary key. Like here, you can see if I click on this name and I can select it as a primary key. This is what it is saying. Right click on the name of the field, then select it as a primary key. This is the one field. The second thing is you just click here on the field, then in the home database design here was, you can see here is a primary key button. If you, where is, yeah, here in the design, it is the primary key button. First you select it, then you can click it here. It is going to be a primary key. Is that clear? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Okay. From here, रिवाइज कर दें. primary key, how to create primary key? Yes, sir. Okay. Just there are two things which we can do for primary key. You just select 230 रुपए. kindly switch 230 रुपए. mics. हाँ जी. किलो. Switch off your mics. Okay. आपने क्या करना है कि फील्ड का नाम सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है उसके ऊपर और ये प्राइमरी की लिखा हुआ है, इसको क्लिक करेंगे तो इट विल बिकम अ प्राइमरी की. Okay, sir. ओके, एक तरीका ये है. Yes. दूसरा तरीका sir. क्या है? दूसरा तरीका ये है कि जिस फील्ड को आप प्राइमरी की बनाना चाहते हैं उसको आप क्लिक करेंगे और उसके बाद ये प्राइमरी की का बटन है इन द डिजाइन टैब. Yes, sir. इसको आप क्लिक करेंगे तो ये प्राइमरी की बन जाएगी. Okay, sir. ठीक है, तो ये दो तरीके हैं. और अब मैं आपके साथ इसको मीटिंग को एंड कर रहा हूं. मैं दोबारा रिकॉल करता हूं आपको मीटिंग को. 30 पार्टिसिपेंट्स आर देयर और इसका स्क्रीनशॉट भी मैं ले रहा हूं अपने पास. सर 31 है, हम 2 लोग इकट्ठे ले रहे हैं. ओके. सर मेरा मोबाइल गुम हो गया था जिसकी वजह से हम 2 भाई इकट्ठे ले रहे हैं. ओके, इट्स ओके. चले मैं एंड